ये क्वेश्चन और इसका, इन दोनों का एन फैक्टर निकालो। सर 3। आपको एन फैक्टर निकालना है बेटा, इसका निकालो और इसका निकालो इन फैक्टर, इसका निकालना और इसका निकालना इन फैक्टर। सर दोनों में ही 1 और 3 होगा। बट ऐसे 1 3 होगा रे। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? +1। फास्फोरस का -3, यहाँ पे क्रोमियम का +6, यहाँ पे क्रोमियम +3, यहाँ पे कॉपर का +2 और फास्फोरस का +5। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन और फास्फोरस का भी ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये जो केस हुआ, ये किसका केस हुआ बेटा? ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन का मैटर है ये। देखो कॉपर का चेंज कितना हुआ बोल रहे, कॉपर का कितना चेंज हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर 1 और नंबर ऑफ एटम 3 प्लस फास्फोरस का कितना चेंज हुआ? 8 और नंबर ऑफ एटम 1, यानी इसका इन फैक्टर निकलेगा 11। इधर सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे क्रोमियम का चेंज कितना हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर 3, नंबर ऑफ एटम 1 3। चलो नीचे वाले का निकालते हैं। एट और 12। यहाँ पे कॉपर है बेटा +1, सल्फर -2, यहाँ पे कॉपर है +6, यहाँ पे कॉपर +2, क्रोमियम +3, सल्फर +6। कॉपर का चेंज कितना हुआ बेटा? 1 और नंबर ऑफ एटम 2 प्लस सल्फर का चेंज कितना हुआ? 8 और नंबर ऑफ एटम 1 10। टोटल हो गया बेटा 10। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो क्रोमियम का चेंज हुआ 3, नंबर ऑफ एटम 2 6, यहाँ इन फैक्टर 6 इन फैक्टर 10। दे क्लियर कर। ठीक है सबका? आगे बढ़े बेटा लोग। जी सर। किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब कुछ थोड़ा सा पिछले क्लास का कुछ और बात कर ले। देखो एन फैक्टर कुछ का बेटा आपको याद कर लेना है। जैसे कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कुछ रिएक्शन का एन फैक्टर को याद रखोगे
मतलब याद रखने का मतलब क्या बेटा, आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि वो याद हो जाए। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, इसका इन फैक्टर याद करो तो हम कितना निकाले थे बेटा 5, इसका इन फैक्टर कितना निकाले थे 6। ये याद रखना, ये MnO4 माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, KMnO4 को। अब ये याद कर लो कि KMnO4 का एसिडिक मीडियम में इन फैक्टर जो होगा वो हमेशा 5 होगा। और ये कौन है बेटा, ये आपका K2Cr2O7, K2Cr2O7। इसका याद कर लो कि एसिडिक मीडियम में इसका आंसर 6 होता है। इसको इतना प्रैक्टिस कर लेना कि बेटा ये आपको याद हो जाए, इसको याद रखना आपको। और देखो आपको कौन सा याद रखना है, ये कौन है, ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट। ये हमेशा याद रखना कि ऑक्सलेट आयन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और इन फैक्टर 2 होता है। इसको याद रखो बेटा आप। अब ये देखो, इस कंपाउंड का नाम, इस पे काफी सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो बोलो इस कंपाउंड का नाम क्या है। फेरस ऑक्सलेट। फेरस ऑक्सलेट। फेरस ऑक्सलेट का इन फैक्टर कितना पढ़े थे बेटा, 3। ये याद करो, याद रखो, ठीक है। फेरस ऑक्सलेट का 3 होगा। और ये मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल है बताओ तो, ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा फेरिक मॉलिक्यूल, ऑक्सलेट। फेरिक। ऑक्सलेट। और फेरिक ऑक्सलेट का इन फैक्टर आपको कितना निकाल के दिखाए थे बेटा, 6। तो फेरस का 3, फेरिक का 6, KMnO4 का 5, K2Cr2O7 का 6। इसको याद रखना, ठीक है। जैसे आपको और क्या याद रखना चाहिए, ये कि फेरस हमेशा फेरिक में कन्वर्ट होगा। ये नीचे वाला देखिए, फेरस हमेशा फेरिक में कन्वर्ट होगा। अगर सिर्फ फेरस आयन है और फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका इन फैक्टर 1 होता है। 1। ये सब याद रखोगे तो एप्लीकेशन में बहुत काम आएगा। अब याद करो, जिस दिन बेटा ये क्लास हम लोग शुरू किए थे उस दिन एक क्वेश्चन से शुरू किए थे, अब उसी क्वेश्चन पे दोबारा आ रहे हैं। तो यहाँ तक बेटा हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, ये सब आप लोगों को दिए थे। कोई डाउट्स अगर किसी को है तो क्लास के बाद अपना डाउट्स रखना। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का इन फैक्टर था, आप लोग को बोल के ये सब कर लेने को। अब आपके पास ये क्वेश्चन अभी दिए, अब आओ ना, ये जो कुछ चीज है बेटा इसको आपको याद करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ का कुछ इन फैक्टर ऐसा है कि अगर आपको याद करना, ये जो इन फैक्टर का बेटा डेटा ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। आप ये याद रखो कि अगर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को टाइट्रेशन करते हैं और यहाँ टाइट्रेशन की जो इस्तेमाल किया जाएगा बेटा वो HCl का साथ किया जाएगा, और अगर फेनोक्सिलिन इंडिकेटर इस्तेमाल होगा तो इन फैक्टर 1। लेकिन उसी Na2CO3 को अगर टाइट्रेशन करते हैं HCl के साथ और ऑरेंज इंडिकेटर मतलब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, इन फैक्टर 2। अच्छा, इसका PDF फाइल बेटा आप लोग को भेज चुके हैं, हाँ सर। है ना, वहां सब मिल जाएगा। इसको नोट करने का जरूरत नहीं बेटा, वहां सब मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्या याद रखना बेटा आपको, H3PO4 को अगर टाइट्रेशन करेंगे NaOH के साथ, यहाँ पर NaOH के साथ, और प्रोडक्ट ये बनेगा। लेकिन अगर आप फेनोक्सिलिन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो इन फैक्टर 2, सेम H3PO4 को अगर NaOH के साथ टाइट्रेशन करेंगे इस प्रोडक्ट का तो इन फैक्टर आपको याद रखना है 1। और बोरिक एसिड का अगर टाइट्रेशन करेंगे NaOH के साथ फेनोक्सिलिन के प्रेजेंस में तो इन फैक्टर 2। तो किस इंडिकेटर के प्रेजेंस में इन फैक्टर कितना होगा, किस इंडिकेटर के प्रेजेंस में कौन सा क्या होगा, ये आपको इसको याद रखना है। जो एक्सपेरिमेंटल है इसको ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये चीज है बेटा मेन हथियार। आपको जो इतना सारा इन फैक्टर सिखाया बेटा, अब उस इन फैक्टर का जो हथियार आपको दिया गया उसको इस्तेमाल करना सीखना है। जो टूल आपको दिया गया उस टूल को इस्तेमाल करना सीखना है। मेन खेल बेटा यहाँ पर है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अगर आपसे एक सवाल रखते हैं, चलो पहले क्वेश्चन रखते हैं, आप लोग जवाब देना कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है। 1 मोल एसिड हमेशा 1 मोल बेस को रिएक्ट करेगा, 1 मोल सॉल्ट बनाएगा और 1 मोल पानी बनाएगा। बोल बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। जी सर।
फॉल्स है सर। फॉल्स है। फॉल्स है, चलो चेक करते हैं फॉल्स है कि ट्रू है। ये देख एसिड लिए बेटा, बेस लिए, ये बना मेरा सॉल्ट, सबसे इजी रिएक्शन आपके पास, ये वाटर। बैलेंस करो इस रिएक्शन को। तो बैलेंस है, यहाँ पर सही है ये। हाँ, तो आप कैसे बोल सकते हैं फॉल्स है? और अगर आप सब इसको ट्रू बोलते तो फिर हम आपके सामने ये क्वेश्चन रखते हैं कि H2SO4 को जब H2SO4 और NaOH के साथ ट्रीट करेंगे बेटा, तब आपको मिलेगा Na2SO4 और H2O। और अगर इसको बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस 2Na करेंगे, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। यानी 1 मोल एसिड के साथ 2 मोल बेस, 1 मोल सॉल्ट और 2 मोल वाटर। तो बोल, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ? नहीं सर। कैसे नहीं नहीं सर, हुआ? तो ट्रू हुआ तो पहले में ट्रू हुआ, सेकंड में नहीं सेकंड में फॉल्स हुआ। तो फिर स्टेटमेंट क्या होगी? ये स्टेटमेंट एम्बिगुअस होगा। एम्बिगुअस। समझे बात? यस सर। हाँ सर। अब यहाँ से खेल को समझने का कोशिश करना। सब बेटा बेटी को बोलेंगे पूरा ध्यान देना, जो कोई भी क्लास कर रहा है बेटा पूरा ध्यान दे। ये सब चीज आपको बुक में इस तरीके से किसी बुक में नहीं मिलेगा जो बता रहे हैं। अब आगे सुनो। तो 1 मोल एसिड के साथ 1 मोल बेस हमेशा रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप एक स्टेटमेंट देते हैं आपको, वो स्टेटमेंट ये है कि 1 इक्विवेलेंट एसिड reacts with 1 equivalent base to give 1 equivalent salt and 1 equivalent water। तो अब अगर ये स्टेटमेंट पूछा जाए कि ट्रू है या फॉल्स है, तो आप ये बोलोगे ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, यस सर। ऑलवेज ट्रू। अगर आपको हम ये बोलते हैं कि हमारे पास 10 इक्विवेलेंट एसिड है, 10 इक्विवेलेंट बेस है, 10 इक्विवेलेंट सॉल्ट है, 10 इक्विवेलेंट पानी है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। नाउ तो आप यहाँ पे क्वेश्चन रख सकते हो कि सर ये इक्विवेलेंट क्या है? अभी तक तो ये क्वेश्चन कोई पूछा ही नहीं। रिमेंबर, ये इक्विवेलेंट का मतलब ये मत समझना कि इक्विवेलेंट वेट की बात करें। दिस इज नॉट इक्विवेलेंट वेट, दिस इज सिंपली कॉल्ड इक्विवेलेंट। इसको आप पढ़ोगे या तो ऐसे पढ़ोगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या आप सिंपली इसको इक्विवेलेंट पढ़ोगे। सवाल ये कि इक्विवेलेंट होता क्या है? तो याद रखना, इक्विवेलेंट बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है मेजरमेंट का जिस तरीके से मोल काम करता है। जैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, उसको सिंपली आप मोल भी बोल सकते हो। देखो हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ था मोल से, 1 मोल 1 मोल, फिर आया 10 इक्विवेलेंट 10 इक्विवेलेंट। तो मोल के आगे जो नंबर लग गया बेटा वो हो गया नंबर ऑफ मोल्स। उसी तरीके से इक्विवेलेंट के आगे जो नंबर लग गया वो हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट है क्या बेटा? इक्विवेलेंट बिल्कुल वही एक मेथड है जैसे कि हम लोग क्या मेजर करते हैं, मोल मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो तो मोल के लिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है, वेट बाय एटॉमिक वेट या फिर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। उसी तरीके से इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। एकदम सेम लॉजिक, समझ में आ रहा बात? जिस तरीके से मोल निकालने के लिए वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, इक्विवेलेंट निकालने के आपका फॉर्मूला होगा वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। वैसे इक्विवेलेंट निकालने का आपके पास एक नहीं 5 फॉर्मूला है, अभी तो एक दिए। जैसे मोल निकालने का आपके पास कई फॉर्मूला, देख तो हम मोल निकालने का कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं। पहले मोल को थोड़ा सा आपको याद दिला दे। वैसे अभी आप लोग को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया नहीं है बेटा, इसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर में ही एंटर करेंगे, ये तैयारी चल रहा है फर्स्ट चैप्टर का। तो फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो अगले क्लास समझ लो कि हम लोग अगले क्लास हम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये सुनो, मोल निकालने के लिए अगर आपके पास हम फॉर्मूलास की बात करें तो देखो कितना सारा फॉर्मूला मोल निकालने के लिए। एक फॉर्मूला वेट बाय एटॉमिक वेट, एक फॉर्मूला बेटा आपके पास वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, एक फॉर्मूला बेटा आपके पास वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, एक फॉर्मूला बेटा आपके पास नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, एक फॉर्मूला आपके पास है मोल निकालने के लिए पीवी बाय आरटी। देखिए पढ़ा पीवी बाय आरटी? हाँ सर। है ना? जैसी हाँ, एक और फॉर्मूला होता है, आप में से कोई जानता है बेटा? देखो तो मोल निकालने के बहुत काम का फॉर्मूला है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। घोल के पी जाओ इस फॉर्मूला को। अब वैसे बताओ ना, आप में से कोई बताएगा मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोल बाय वॉल्यूम, यहीं से निकल गया। देखना सेम क्वेश्चन सेम चीज है। हाँ, वैसे मोल निकालने का और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, वो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये सारा हो गया मोल निकालने का फॉर्मूला। उसी तरीके से इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला आपके पास देखो कितना है। एक फॉर्मूला तो बेटा ये याद रखना, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट।
दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना कि नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो देखो याद रखना कितना अच्छा रहेगा आपके लिए। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला मोलैरिटी के जगह पे आपको क्या डाल देना है, नॉर्मेलिटी। तो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वैसे एक और भी फॉर्मूला आपके पास है, नॉर्मेलिटी का मतलब होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू एन फैक्टर। और मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों मल्टीप्लाई करके क्या देता है, मोल। तो एक और फॉर्मूला क्या, मोल इनटू एन फैक्टर। और इसका एक और फॉर्मूला याद रखना, वो है फैराडे। 1 2 3 4 5। अगर आप लोग पेन पेपर लेके बैठे तो ये 5 फॉर्मूला को, वैसे नोट्स में तो दिया हुआ है और अभी प्रॉब्लम बनवा दी है, 5 फॉर्मूला को नोट करो। हो गया सर। हो गया सब बच्चों का नोट, सबका बेटा हो गया नोट। हाँ सर। अब सुनो, अब आगे की बात ध्यान से सुनो। आपके स्क्रीन पे इस वक्त एक इक्वेशन दिख रहा है, x a y b m c n d। पहला सवाल बोल, कितना मोल A कितना मोल B के साथ रिएक्ट करेगा, कितना मोल C देगा, कितना मोल D देगा। बोल बेटा आंसर बोल। सर x मोल A y मोल B के साथ रिएक्ट करके m मोल C और n मोल D देगा। ये आंसर होगा देखो। हाँ जी सर। सर। इसका मतलब ये निकलता है बेटा कि अगर आपको एक इक्वेशन, अगर आपको एक रिएक्शन में ये जानना हो कि कौन कितना मोल है, तो इसके लिए आपके पास दो जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको रिएक्शन में पता करना कितना मोल है, तो आपको दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके बिना आप काम कर ही नहीं सकते। क्या? पहला इन्फॉर्मेशन तो वो इक्वेशन चाहिए कि वो इक्वेशन है क्या, और दूसरा वो इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंसिंग के बाद ही तो कहेंगे ना कितना कितना मोल है। हाँ सर। लेकिन अब अब जो बताने जा रहे उस पर ध्यान दो तो वो ज्यादा काम आएगा आपका। लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम को मोल के बजाय इक्विवेलेंट से सॉल्व करने का तरीका सीख जाओगे, तो ऐसे मामले में ना आपको इक्वेशन का जरूरत है, ना बैलेंसिंग का, ना बैलेंसिंग का। किसी चीज का जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब अगर बात करते हैं कौन कितना इक्विवेलेंट है, ये तो फिक्स्ड है, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। यही बात आपका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है बेटा? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है, ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि केमिस्ट्री का कोई भी आप केमिकल रिएक्शन उठा लो, एनी केमिकल रिएक्शन, हर केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा, उसका जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा वो सेम होगा। एनी केमिकल रिएक्शन, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। बस इसी फंडा को इस्तेमाल करते हुए अभी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। तो याद रखना, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उस रिएक्शन के अंदर जितने भी सारे रिएक्टेंट होंगे या प्रोडक्ट होगा, सारे का इक्विवेलेंट सेम होगा, सारे का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होगा। और उसके लिए अपने को ये जानना जरूरी नहीं है कि इक्वेशन क्या है, कैसे रिएक्ट होगा। जैसे कि अब आप ये आप लोग का फॉर्मूला भी नोट करवा दिए बेटे, ये नोट कर चुके आप लोग? यस सर। ठीक है ना। इसमें एक और फॉर्मूला क्या था, फैराडे। और यही बात यहाँ पे भी कहा गया, वन इक्विवेलेंट का मतलब होता है 1 फैराडे, और 1 फैराडे का मतलब क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो कई क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि कितना मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसका दूसरा मतलब ये भी पूछने का कोशिश कर रहा है कि कितना इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये सब लैंग्वेज को पकड़ के रखो, देखना क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब आओ ये क्वेश्चन, क्या याद करो तो ये क्वेश्चन से हम लोग क्लास शुरू किए थे, पिछला क्लास देखो तो याद है आपको? अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, और दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। मोल कंसेप्ट से भी सॉल्व करेंगे
इक्विवेलेंट का कंसेप्ट से भी सॉल्व करेंगे और दोनों का यूज एप्लीकेशन का तरीका देखेंगे। जैसे कि आपको बोले बेटा कि अगर मोल कंसेप्ट से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मोल कंसेप्ट से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास इक्वेशन चाहिए और वो इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। तो क्वेश्चन के मुताबिक कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और प्रोडक्ट दे रहा है Al2O3। अब अगर बैलेंस करोगे बेटा तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 2, ये बैलेंस हो गया आपका। तो बैलेंस है 3 आएगा, 3 आएगा ऑक्सीजन को। तीन ठीक आएगा। है? तो मोल कंसेप्ट के हिसाब से क्या बोल सकते हैं कि 4 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल Al2O3 दे रहा है। ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या बोल सकते हैं, 4 मोल ऑक्सीजन एल्यूमिनियम का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 27 ग्राम 27 ग्राम, है ना। 3 मोल का मतलब होगा 3 इंटू 32 ग्राम 32 ग्राम, और 2 मोल का मतलब होगा 2 इंटू 106 ग्राम। 6 ग्राम। हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बताया यह है 3.6 ग्राम। अब यूनिटी मेथड से सोचो कि 4 इंटू 27 ग्राम के लिए 3 इंटू 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 3.6 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। यूनिटी 3 मेथड से इंटू बोल सकते हैं 32 बाई डिवाइडेड बाई 4 32 इंटू 27 इंटू 3.6। इतना ग्राम चाहिए। सिमिलरली ये कितना ग्राम चाहिए, तो 2 इंटू 106 बाई 4 इंटू 27 इंटू 3.6। क्लियर। हाँ सर। हाँ सर। और सर। क्वेश्चन में बेटा इसी का वैल्यू x कहा है और इसका वैल्यू y कहा है, मिलाओ क्वेश्चन। यस सर, बिल्कुल। हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो मांगा तो आपको क्या करना बेटा, इस फिगर का और इस फिगर का रेशियो निकालना है, तो x और y का रेशियो मिल जाएगा। अब अगर इसका रेशियो निकालेंगे, देखो यहीं से काटना शुरू करो, 4 27 ये कट जाएगा, 3.6 कट गया, तो x बाई वाई क्या आया, तो x बाई वाई आ रहा है बेटा आपका 3 इंटू 32 बाई 2 इंटू 106। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। और काटो इसको, 2 से काटो 8 बढ़ जाएगा, यहाँ 2 से काटो, बोलो कितनी बढ़ जाएगा, 53। 53। और 3 से अगर इसको काटोगे तो कितना टाइम्स जाएगा, 17 टाइम्स जाएगा। जी सर। सॉरी मेरा मिस्टेक है बेटा, ये 102 होता है, सॉरी 102 होगा, ये 102। ठीक है, तो काटोगे 51 आएगा, ये 17 होगा। यानी रेशियो क्या है बेटा, 8:17 आ रहा है। 17। हाँ। आंसर हमारा 8:17 होगा। हाँ, जी सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा आप लोग को। यस यस। हाँ सर। अब आप इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं इक्विवेलेंट के कंसेप्ट से। तो अब बताओ कौन कौन रिएक्ट कर रहा है क्वेश्चन में, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और Al2O3। तो कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम जो होगा वो बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन का, और ये भी बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ Al2O3 का। हाँ सर। देख सकते हैं एज पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट सारे के इक्विवेलेंट सेम होगा, है ना। अब हाँ। क्वेश्चन में आ जाओ, ऑक्सीजन का वेट कितना दिया बेटा, x, एक और Al2O3 का वेट कितना दिया, y। बाई और इक्विवेलेंट निकालने का कई सारा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में से बताओ कौन सा फॉर्मूला चूज करेंगे अगर हमारे क्वेश्चन पे वेट दे दिया है, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो अब अगर इसका निकालना है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट निकालना है और उसका वेट दिया x, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बेटा 8, ये ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट हो गया। हाँ सर। क्लियर करो, बात करो, रिप्लाई दो, हाँ सर। हाँ सर। है ना। अब यहाँ पर क्या चाहिए, एल्यूमिनियम का वेट है y और एल्यूमिनियम का सॉरी Al2O3 का वेट है y और Al2O3 का इक्विवेलेंट वेट चाहिए। ऊपर देखो, निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट किसका, Al2O3 का। तो आपको हम क्या सिखाए थे बेटा, इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, इसका 102। ठीक है, अब Al2O3 आयनिक है तो आयन में तोड़ दो, तो बोलो क्या टूटेगा, 2Al3 प्लस में टूटेगा या 3O2 माइनस में टूटेगा, है ना। तो बताओ तो बेटा यहाँ से इसका n फैक्टर कितना हुआ, 6 हो गया। तो बाई 6, 102 को 6 से डिवाइड कर कितना आएगा, 51/3। 17 आएगा। ओह सॉरी, हाँ
तो इसका मतलब नीचे 17 आ गया। हाँ और इसको इक्वल करके सॉल्व कर दे, आ गया आंसर डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट सेम आएगा, x/y 8:17 आ रहा है। हाँ अब आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो कि मोल कंसेप्ट से जिस प्रॉब्लम को बनाने गए वो कितना लेंदी मेथड और कैलकुलेटिव हो गया, लेकिन वही प्रॉब्लम को जब बेटा इक्विवेलेंट मेथड से सॉल्व की तो वो कितना शॉर्ट और जल्दी हो गया। आया बात समझ में आप लोगों को? हाँ सर। सबको देख लो, सबको, किसी को कोई भी डाउट ना बोल। नहीं सर। नहीं सर। जी सर क्लियर है। आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। कैसे आगे बढ़ेंगे? वे बेंच पे बैठे हुए, बेंच के आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हाँ बोलता लज्जा नहीं है। हाँ चलिए, ये रहा बेटा, देखो एक क्वेश्चन आप लोगों के अभी हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक एक करके आपको क्वेश्चन देंगे बेटा, आप लोग कोशिश करना। फिर से याद दिला दे आप लोगों को, आपका कोशिश चाहिए मेरे को, सही आंसर नहीं चाहिए। गलत या सही वो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन बेटा कोशिश जरूर करना। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते, क्या बोल रहा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ Cu2S एज इन द रिएक्शन। अब यहाँ पे रिएक्शन में देखे पूछ रहा कितना मोल ऑफ KMnO4 चाहिए जो 1 मोल Cu2S को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि जिसका जिसका बात हो रहा है, इसका और इसका, इन दोनों का, मतलब इसका और इसका, इन दोनों का एन फैक्टर निकालेंगे। तो आपने लोग तो याद करके बैठे हुए बेटा कि KMnO4 के मामले में तो एन फैक्टर मेरा आंसर है फिक्स्ड 5, है ना। अब बचता Cu2S का, तो चलो Cu2S का भी एन फैक्टर फटाफट निकाल लेते हैं। तो Cu2S में कॉपर है बेटा +1, सल्फर है -2, और यहाँ पर ये +2 और सल्फर है +4। तो बोल बेटा कॉपर का चेंज कितना हुआ 1 और नंबर ऑफ एटम 2, है ना। 2 और सल्फर का चेंज कितना हुआ 6, 6 नंबर ऑफ एटम 1 यानी कि 8। 8 हाँ ठीक है, तो KMnO4 का एन फैक्टर 5 और इसका एन फैक्टर 8। क्लियर है यहाँ तक? यस सर क्लियर है यहाँ तक बेटा लोग? हाँ सर। हाँ। अब आगे देखो, क्या ये लिख सकते हैं, ऊपर देखना, क्या ये लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 जो होगा वो बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ Cu2S का? Cu2S हाँ सर लिख सकते हैं। हाँ अब ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि हमारा क्वेश्चन वेट, मोल, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी किसके साथ डील कर रहा है? मोल के साथ, मोल इनटू एन फैक्टर। तो अगर मोल के साथ डील करें तो आपके कॉपी में अभी 5 फार्मूला लगाए, 5 में से किस फार्मूला को चूज करेंगे बेटा आप लोग? मोल इनटू एन फैक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि KMnO4 का मोल इनटू एन फैक्टर विल बी इक्वल्स टू Cu2S का मोल इनटू एन फैक्टर। आप सबका वैल्यू बैठा हो, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द मोल ऑफ KMnO4, तो वो पूछा है, वो पूछा है 8 is n, और एन फैक्टर ऑफ KMnO4 5 होगा बेटा। और क्वेश्चन में Cu2S का कितना मोल दिया बेटा 1, और उसका एन फैक्टर कितना है 8। 8 आपका आंसर हो गया 1.6 8/5। क्लियर करो। जी सर। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। यस सर क्या इसी क्वेश्चन को अगर आप लोगों से कहा जाए कि मोल कंसेप्ट से सॉल्व करो, कर पाओगे? सेम क्वेश्चन। सर तब बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ वो भी देख ले। देख, जो एक लाइन में एक्चुअली में देखोगे तो ये एक लाइन का कैलकुलेशन था, बस इतनी तो था और कुछ नहीं था, यही था ना एक लाइन का। एन फैक्टर से सॉल्व किए, कंसेप्ट से लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को यूज किए, तो बेटा ये प्रॉब्लम एक लाइन में बन सकता है। लेकिन अगर इसी प्रॉब्लम को मोल कंसेप्ट से चाहेंगे तो देख खेला कैसे घूम जाएगा। MnO4 माइनस KMnO4 को ऊपर लिख ले बेटा, MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में, और Cu2S जो हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है Cu2 प्लस में और SO2। अगर इसको आप बैलेंस करोगे ऊपर में, तो पहले ऊपर 4 पानी दो, फिर 8H प्लस दो, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन दो, तो ये वाला स्टेप बैलेंस होगा। नीचे अगर बैलेंस करेंगे बेटा तो यहाँ पर 2 कॉपर सेव किए हैं, इसका मतलब इस तरफ आपको लगेगा 2 पानी
इसका मतलब इस तरफ आपको लगेगा 4H प्लस, और अगर चार्ज बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट साइड न्यूट्रल है, राइट साइड में 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन लगेगा। अब अगर इसको आप फाइनल इक्वेशन तैयार करोगे तो इन दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना होगा। ऐड करने का मतलब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 8 MnO4 माइनस प्लस 5 Cu2s। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऊपर में 4 इंटू 8 32 पानी है, नीचे 2 इंटू 10 2 5 इंटू 2 10 पानी है। इसका मतलब पानी किस तरफ होगा बेटा, राइट साइड में होगा Right सर। side, है ना? तो लेफ्ट साइड में 64H प्लस बचेगा। अब आ जाओ राइट साइड में, तो राइट साइड में हो जाएगा आपका 8 Mn2 नहीं प्लस। सर 20H प्लस कैंसिल होगा ना, राइट साइड में ये भी 20। सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना H प्लस होगा, यहाँ 64, 64 माइनस 20 और इधर पे 20 होगा, यानी इस तरफ लेफ्ट साइड में हमारे पास कितना बच जाएगा बेटा, 44 44 बच जाएगा, है ना? तो 44H प्लस हो गया हमारे पास। अब राइट साइड में आ जाओ, तो राइट साइड में और क्या बचा, 10 Cu2 प्लस होगा और हाँ 5 5 SO2 होगा। और कितना पानी बचा था रे, पानी खत्म हो गया था ना लेफ्ट साइड का, हाँ पानी राइट में खत्म, बचेगा तो राइट में 32 बचेगा 22 पानी होगा। 22 पानी। हाँ तो ये आपका फाइनल इक्वेशन तैयार हो गया बैलेंस करने के बाद। अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अब ध्यान दो, हमारा क्वेश्चन इसके साथ डील कर रहा है और इसके साथ डील कर रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि 5 मोल Cu2s रिएक्ट कर रहा है 8 मोल MnO4 माइनस के साथ, हाँ और तो क्वेश्चन फिर में एक कितना मोल बोला, 1 मोल। तो 1 हाँ मोल Cu2s किसके साथ रिएक्ट करेगा, 8 1 बाई 5 मोल एम्प्टी MnO4। में। यही आंसर पहले भी आया था हमारा, यस सर। लेकिन देखो हाँ ये सर। आपके लिए कितना लेंदी मेथड आया समझ में, खेल डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा, कि जो Yes, sir. प्रॉब्लम हाँ क्वेश्चन सर। से हमारा खेलेंगे सेम क्वेश्चन को अगर इक्विवेलेंट से अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो सकता है। क्लियर है बेटा लोग, यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। कोई कुछ, ठीक है, हाँ सर। ये लो पहला क्वेश्चन दिया था, बनाओ आपको। हर कोई कोशिश करेगा, नहीं होगा तो बोलेगा, चुप नहीं बैठेगा। ऑप्शन ए सर। चलो देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या सर बोल, ऑप्शन ए आया। ऑप्शन ए आ रहा है, चलो देखते हैं। यहाँ देखो, एक एक पार्ट, यहाँ पे दो हिस्सा है, पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करते हैं, टिल है। तो क्या बोल रहा, 1 मोल फेरिक ऑक्सलेट, बोलो फेरिक ऑक्सलेट का इन फैक्टर कितना होता है, 6, है ना? इज ऑक्सीडाइज्ड बाय x मोल ऑफ MnO4। तो हम ये कह सकते हैं कि MnO4 माइनस का इक्विवेलेंट फेरिक ऑक्सलेट का इक्विवेलेंट के बराबर होगा। बिल्कुल सर। हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन के हिसाब से जो फॉर्मूला चूज करेंगे वो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मोल मोल इनटू फैक्टर, इनटू फैक्टर। हाँ है ना? डायरेक्ट बैठाओ, MnO4 माइनस का मोल कितना, x इन x फैक्टर इनटू 5, और इसका मोल है 1 और इन फैक्टर 5 6। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। अब आ जाओ नीचे वाला पार्ट ले लो, 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीडेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय y मोल ऑफ MnO4 माइनस। तो फेरस ऑक्सीडेट का इन फैक्टर कितना पड़े बेटा हम लोग, 3। तो 3। हाँ। अब लिख सकते हैं क्या हम लोग, MnO4 माइनस का इक्विवेलेंट और फेरस ऑक्सीडेट का इक्विवेलेंट इक्वल होगा। अब MnO4 के लिए इस्तेमाल करेंगे मोल इनटू इन फैक्टर, तो इसका मोल है y और इन फैक्टर 5, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फेरस ऑक्सीडेट कितना मोल है बेटा, 1 मोल है, और इसका इन फैक्टर 3 होता है। ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर डिवाइड करेंगे तो देखो x बाई y कितना आ रहा है, 2/1। 2/1। हाँ क्लियर करो, किसी को डाउट है क्लियर करो बेटा। जी सर। जी सर ठीक है। आगे बढ़े बेटा लोग, हाँ सर। ये लीजिए अगला क्वेश्चन।
सर ऑप्शन बी सर MnO2. तो बी होगा। MnO2. सर डी होगा। सर बी है। बॉम्बे। हाँ सर बॉम्बे. हाँ सर। हाँ सर। किसी को डाउट है बोल बेटा, तो डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को बोलना होगा। सर डाउट. किसी को डाउट है बेटा? हाँ सर। तो देखो, नहीं बना तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। पहले इतना तक स्टेटमेंट को समझो। तो हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑफ MnSO4 इज व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 ना। और हम लोग क्या जानते हैं बेटा, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला? इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। तो इनडायरेक्टली आपको किसका वैल्यू दे दिया बोलो? एन फैक्टर। n फैक्टर कितना दिया बेटा आपको? n फैक्टर का वैल्यू 2 है ना। तो ये हो गया, मिल गया, n फैक्टर का वैल्यू मिल गया। अब उस पर होल्ड पे डाल दो। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू, यानी कि आपके पास तीन ऑप्शन और तीनों को क्रॉस चेक करना होगा कि अगर MnO4 माइनस में कन्वर्ट होता है तो इसका n फैक्टर क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि MnSO4 तो +2 है और यहाँ पर ये +7 है, तो बोले यहाँ पे n फैक्टर कितना आया? 5। 5। लेकिन अपने को क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो ये गलत हो चाहिए। गया। अब अगला क्वेश्चन को चेक करते हैं, अगला ऑप्शन को चेक करते हैं। MnSO4 गेट कन्वर्टेड इनटू MnO2। अब यहाँ पर MnSO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और यहाँ पे +4। बोल बेटा यहाँ पे n फैक्टर कितना आया? 2। 2। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आया समझे बेटा लोग? हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन। सर ऑप्शन ए M/10.
बोलो रे। सर ऑप्शन ए m/10 होगा। तूने एक बोला और क्लास में नहीं है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो आपका ये आंसर से बेटा ये प्रूफ होता है कि पिछले क्लास में जो आप लोग को पढ़ाए बेटा, आप लोग उस पर वर्कआउट नहीं किए। देखो यहाँ पर किसका इक्विवेलेंट फिट पूछा आपसे ब्रोमीन का। और कहाँ पूछा है? इस रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेट। डिस्प्रोपोर्शनेट। तो अगर इक्विवेलेंट फिट निकालना है बेटा, तो आपको इक्विवेलेंट फिट के लिए क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। हाँ। और क्वेश्चन में बोल दिया कि मॉलिक्यूलर वेट इज m, यानी आपके लिए अब क्वेश्चन कहाँ पे आके रुक गया बेटा? n फैक्टर पता करना है। सर डिस्प्रोपोर्शनेट है ना? इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा बेटा, इसका -1 होगा, इसका +5 होगा। +5। और आपको बोले थे कि एक बार रिडक्शन का n फैक्टर निकालेंगे, एक बार ऑक्सीडेशन का निकालेंगे, है ना? चलो बोलो, रिडक्शन के मामले में ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ? 1। और नंबर ऑफ एटम 2। 2 निकला। अब ऑक्सीडेशन के मामले में बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ? 5 चेंज हुआ और 2 एटम है। मतलब 10। और आपको ओवरऑल इन फैक्टर निकालने के लिए क्या बताए थे बेटा कि जो 2 नंबर मिलेगा ऊपर में इनटू होगा, नीचे प्लस। हाँ यही बोले थे ना। हाँ सर। उस हिसाब से कितना आएगा बेटा? ऊपर 20 आएगा, नीचे 12 आएगा। हाँ। अच्छा कितना आएगा बोलो? 5/3 आएगा। और अगर इसको हम यहाँ 5/3 पुट करते हैं तो अब आंसर बोल क्या आएगा? 3m/5 b। बोलो क्यों नहीं बना? क्या दिक्कत था इसमें? ऐसा क्या टफ था बेटा? ये सब तो पढ़ाया हुआ चीज प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसका मतलब बेटा आप लोग प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे, तो गलत कर रहे बेटा। सिर्फ नीट का बोलने से नहीं होगा कि हम नीट करना है बेटा, उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। आइए, ये क्वेश्चन भी पिछले क्लास में करवाए थे। चलो तो देखिए जरा कौन बनाता है इसको। ये कराया हुआ क्वेश्चन है बेटा, पिछले क्लास में ये क्वेश्चन भी करवाए थे। सर ऑप्शन बी बॉम्बे m1, m2/2। ऑप्शन बी होगा। यस सर, ऑप्शन बी। बोलो किसको डाउट है? बोल बेटा किसको डाउट है? यहाँ पर किसको प्रॉब्लम है? नो डाउट। नो डाउट। आगे बढ़े। हाँ जी सर। सर। हाँ हाँ सर। अगला क्वेश्चन ये दे। अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ तो देखे जरा।
ऑप्शन ए। नहीं सर, ऑप्शन ए सर। ऑप्शन यस सर, ऑप्शन ए सर। ए ए। ए ए हाँ ए ए ए ए हाँ, ऑप्शन ए सर। क्या बेटा ए ए? यहाँ पे किसी को डाउट है? चुप मत बैठा करो बेटा, एक बात में जवाब देना सीखो। तुम लोग हर बात पे तेल नहीं लगा सकते। नो डाउट। है बेटा, यहाँ पे कई लोगों को है, तुम लोग का आदत है कि बोलेगा नहीं, इंतजार में रहेगा, कोई बोल देगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो तुम लोग बेटा इंतजार में बैठे रहो। अगला क्वेश्चन। सर मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 सर, ऑप्शन ए सर। नहीं सर, ऑप्शन 4 सॉरी, ऑप्शन बी आ रहा है। बी आ रहा है? हाँ सर, बी आ रहा है, देख देख, मॉलिक्यूलर वेट। और भी कुछ होगा, कुछ खर्च के निकाल। क्या है सब्जेक्टिव टेस्ट? सर ऑप्शन बी आ रहा है सर। अबे गधा लोग, बी कैसे होगा बे? ढक्कन, तुमको ढक्कन ही रह गया है। अरे किसका मांगा है? आर्सेनिक सल्फाइड का ना? हाँ सर। तो आर्सेनिक सल्फाइड में आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और सल्फर का -2। राइट साइड में आ जाए बेटा आर्सेनिक +5 और यहाँ पर सल्फर का बेटा +6। सो दिस इज अ केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेशन। तो पहले ये बताओ, Yes. आर्सेनिक का कितना चेंज हुआ? 2 और नंबर दो। ऑफ एटम 2। सल्फर का कितना चेंज हुआ बोल? सल्फर का चेंज हुआ सर सर 8। 8 हुआ। नंबर ऑफ नंबर ऑफ एटम एटम 3। 3। इन फैक्टर 28। हाँ 20। ओ होगा? हाँ यस सर, सर। यस। हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन। सर मॉलिक्यूलर वेट बाय 6 सर, ऑप्शन सी।
Yes, sir. Molecular weight by 6. Yes, sir. C. Yes, sir. C. बोलो रे, आंसर बोल बेटा। ऑप्शन सी सर, मॉलिक्यूलर C, वेट sir. बाय Yeah. ठीक है, हाँ हाँ, sir. अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको 16 पकड़ना। अब बनाओ।
Sir, option D, sir, 200 centimeter cube. बोलो। Sir, option D, 200 centimeter cube. ऑप्शन डी। और बाकी लोग बेटा? बोलो रे, चुप बैठा हुआ का कुछ बोल नहीं रहा। স্যার হচ্ছে না এটা। सर मतलब नॉर्मैलिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सर इक्विवेलेंट वेट का, और दूसरा वाला में सर नहीं समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं कौन कौन रिएक्ट कर रहा है। बात कर बेटा, कौन कौन रिएक्ट कर रहा है? सर ECLS में कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बोल कार्बन सकते हैं कि HCl का इक्विवेलेंट और कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट सेम है। हाँ है। सर, हाँ। अब क्वेश्चन में HCl का नॉर्मैलिटी दिया है। 0.1। नॉर्मैलिटी के हिसाब से इसका जो इन फैक्टर का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा वो होगा नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। Yes, sir. कैल्शियम कार्बोनेट का वेट दिया है, तो इसके लिए जब फॉर्मूला चूज करेंगे वो चूज करेंगे वेट बाय Weight by इक्विवेलेंट equivalent. वेट। अब वैल्यूज को बैठाएंगे। तो नॉर्मैलिटी कितना दिया बेटा HCl का 0.1, वॉल्यूम पूछा है, वेट दिया 1 और कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट 50 होगा। सॉल्व करके देखो। जी सर आ गया। So 200. हुआ रे सबका? हाँ सर। हाँ सर, अब सिमिलर क्वेश्चन दिए, फिर से ट्राई करो अगला क्वेश्चन। सर ऑप्शन बी आ रहा है। सर मेरा ऑप्शन सी आ रहा है सर 0.28।
बोलो। मेरा ऑप्शन सी आ रहा है सर 0.2। सी आ रहा है। चलिए फिर से बात करो। बताओ इस क्वेश्चन में किसका किसका रिएक्शन हो रहा है बेटा? बेरियम हाइड्रोक्साइड और HCl। ACL कहाँ से? इसका मतलब दोनों का इक्विवेलेंट सेम होगा। हाँ हाँ सर। सर। और क्वेश्चन का जो डेटा है उस हिसाब से हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। हाँ सर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। क्या बोलो, मोलैरिटी कितना दिया बेरियम हाइड्रोक्साइड का? सर वही तो निकालना है वही निकालना, ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन पढ़ के बताओ वॉल्यूम कितना दिया है? सर 25। 25 सर। 25। और बेरियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इस बेस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख करके बताओ उसका फैक्टर कितना होना चाहिए? तो 2 सर 2 हो रहा है सर। हाँ, अब राइट साइड में आ जाओ, मोलैरिटी बोलो कितना है? 0.1। वॉल्यूम कितना है? 35 और इन फैक्टर 1। 1। अब सॉल्व करके देखो क्या आंसर है। 0.07। ऑप्शन ए हाँ सर ए आ रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बोले?
शुरू करें बेटा लोग। सर हो गया सर 50% सर। वेरी गुड। और जो नहीं बना पाया यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्या हम बोल सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि व्हाट इज मोर सॉल्ट। तो ये देखो NH2SO4 .FeSO4 डॉट FeSO4 डॉट कितना स्टोर है? सर 10H2O तो कितना पानी होता है? 10H2O होता है सर। 6H2 होता है बेटा। 10 कैसे होगा? तुम कैसे बनाया फिर हमको समझ नहीं आया। 6 ये है बेटा मोर सॉल्ट का फॉर्मूला। और साथ साथ एक इंफॉर्मेशन सुन लो, मोर सॉल्ट इज अ सोर्स ऑफ फेरस आयन Fe2+। दिख रहा वहां पे Fe2+ दिख रहा आप लोगों को? yes sir। हाँ ठीक है, फेरस आयन। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं तो एक्चुअली में रिएक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है बेटा? फेरस आयन के बीच में और MnO4 माइनस के बीच में। समझे? yes sir। बाकी जो छोड़ दिए वो कौन? स्पेक्टेटर आयन है वो सब, है ना? हाँ। अब हम कह सकते हैं कि दोनों का इक्विवेलेंट सेम होगा। तो MnO4 माइनस का इक्विवेलेंट कितना दिया? तो मोलैरिटी दिया बेटा, नॉर्मेलिटी दिया है ना? नॉर्मेलिटी दिया 1/10, वॉल्यूम दिया 50/1000 होना चाहिए। तो यहां से बेटा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो इसका इक्विवेलेंट आएगा वो यही आएगा। कितना आएगा? 5 × 10⁻³ ये इसका इक्विवेलेंट आया। नाउ अब ये पता करने की कोशिश करेंगे कि मोर सॉल्ट है, अगर इसका इक्विवेलेंट इतना आया है तो इसका वेट कितना है। तो इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वेट बाय इक्विवेलेंट। यानी यहां से वेट निकालेंगे तो वेट कितना आएगा? 5 × 10⁻³ इंटू इक्विवेलेंट वेट। अब मोर सॉल्ट का बेटा अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालने बैठोगे तो 392 आएगा। 392। और मोर सॉल्ट में चूंकि फेरस आयन इन्वॉल्व है तो फेरस किस में कन्वर्ट होगा? फेरिक में। फेरिक में। थोड़ी देर पहले आपको हम बोले थे बेटा कि जब भी फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा तो इन फैक्टर 1 पकड़ेंगे, है ना? 1 हाँ। इसका मतलब इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय इन फैक्टर, सो इक्विवेलेंट वेट इज 392। यहाँ से जो वेट निकला वो कितना निकला? इनटू 392 कर देंगे, ये इसका वेट निकल गया। 1.96 है ना? हाँ। अब आपको परसेंटेज निकालना है, प्योरिटी का परसेंटेज। ये सैंपल का वेट है बेटा 3.92 ग्राम। और ये वेट जो निकाले, ये क्या वेट निकाले? ये वो वेट निकाले जो रिएक्शन में इन्वॉल्व था, इतना रिएक्शन में इन्वॉल्व किया। इसका मतलब इसका परसेंटेज कितना होगा? 5 × 10⁻³ इंटू 392 बाई सैंपल का वेट 3.92 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे आंसर 50 आएगा। तो आंसर इज 50%। देखने में समझ डरावना है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ध्यान दो, देखो बात समझ में आएगा। और सोचो कि अगर ये क्वेश्चन को मोल कंसेप्ट से ले जाते तो कितना प्रॉब्लम हो जाता। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करो इसको।
सर ऑप्शन बी बॉम्बे। सर बी होगा। चलो देखो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब फिर से अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो किसके किसके बीच में बेटा रिएक्शन हो रहा है? फेरस सल्फेट और KMnO4 है ना, फेरस सल्फेट और KMnO4। हाँ सर। तो फेरस सल्फेट ले लेते, नीचे लिख ले बेटा, फेरस सल्फेट और KMnO4। इसका मतलब दोनों का इक्विवेलेंट सेम होगा। अब अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में आपको फेरस सल्फेट का जो इक्विवेलेंट होगा उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मोलैरिटी इनटू इनटू वॉल्यूम इनटू इन फैक्टर, और फेरस सल्फेट का मतलब इन फैक्टर 1 होगा। और इसका क्या लिखेंगे? हाँ। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू इन फैक्टर। हाँ। यहां से सॉल्व करने पर m इंटू v का वैल्यू कितना आ रहा बोलो बेटा? 1/5। 1/5। हाँ। दैट इज 0.2। ठीक है। अब आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना होगा। ये m है, ये v है, बोल मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? इसमें मल्टीप्लाई करने से 5 आ रहा है। लास्ट वाला मैच ये m है, ये v है, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है बेटा? 1। तो ये m है, ये v है, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 0.5। दिस इज योर m, दिस इज योर v, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 0.2। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? डी होगा। होगा डेंगू। ठीक है। हाँ सर। चलिए इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए बेटा इस वाले क्वेश्चन पे। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसका इक्विवेलेंट मांगा बेटा? सर सोडियम कार्बोनेट का। और इसका मॉलिक्यूलर वेट जितना होता है वो कितना होता है? 106 होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 106 होता है। और थोड़ी देर पहले याद करो, आपको हम बताए थे कि अगर Na2CO3 का टाइट्रेशन करेंगे HCl के साथ फेनोप्थैलीन इंडिकेटर के प्रेजेंस में, तो इन फैक्टर कितना बोले थे याद रखने के लिए? 1। तो इक्विवेलेंट वेट हो गया बेटा मॉलिक्यूलर वेट बाय इन फैक्टर। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। तो फेनोप्थैलीन के प्रेजेंस में जब Na2CO3 का टाइट्रेशन होगा तो उसका इन फैक्टर कितना होता है बेटा? 1। और मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में 2 और 2। ये डेटा आपको याद रखना होगा तो ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि ये क्वेश्चन बोलो,
तो 53 होगा ऑप्शन ए। 53 बी। है ना, ये 53 होगा। तो देखो ये क्वेश्चन हाँ तुरंत सर। बन गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बन गया, लेकिन ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तभी बनेगा ना बेटा जब आपको ये डेटा याद रहे। हाँ आया बात समझ में? जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले दिए थे, नहीं बना पाए, दोबारा बनाओ। You have to cross check each and every option just like before. सर ऑप्शन बी बॉम्बे। यस सर ऑप्शन बी होगा।
हुआ रे, आंसर समझ में आया? हाँ सर। बोल, इसमें किसी हाँ। को डाउट है? नहीं सर। ये बना ना? नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बेटा। हाँ, बना इसको। ऑप्शन बी सर 3/5। Yes, option B. सर वो समझ नहीं आया। कैसे समझ नहीं आया बेटा? ये तो किया हुआ क्वेश्चन दोबारा करवा रहे हैं। हाँ, 2 मिनट पहले याद कर, फेरस ऑक्सलेट, फेरिक ऑक्सलेट, जिसका आंसर नहीं नहीं 2:1 नहीं आया था। सर। ये वही वाला क्वेश्चन है ना? देखो ना, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, KMnO4 का इक्विवेलेंट और फेरस ऑक्सलेट का इक्विवेलेंट इक्वल होगा, है ना? ओ हाँ सर, हम फेरिक ऑक्सलेट देखें। ठीक है। और KMnO4 का नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, लेट इट बी n फैक्टर 5 होगा। फेरस हाँ ऑक्सलेट सर, का हाँ बेटा वो। मोल बोला 1 और इसका इन फैक्टर 3 होता है। देखिए, एक लाइन में सॉल्व हो गया। हुआ हाँ सॉल्व? सर, नहीं वो हम फेरिक ऑक्सलेट देखे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। सर ऑप्शन सी सर 200। कैसे 200 होगा? 20 होगा ना रे गधा? ओ हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, डेसिमल, हाँ 20 देखो यार, सॉरी। फिर से देखो, इस बार क्या होगा? हाँ, KMnO4 का ठीक इन ठीक। फैक्टर और ऑक्सैलिक एसिड का सॉरी इक्विवेलेंट इक्वल होगा। अब बेटा देखो, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ KMnO4? तो KMnO4 का मोलैरिटी कितना दिया बेटा? 10⁻⁴ वॉल्यूम पूछा है, इन फैक्टर 5 होगा। ऑक्सैलिक एसिड का मोलैरिटी 10⁻⁻2 वॉल्यूम 0.5 और इन फैक्टर 2 होगा। सॉल्व करके देखो 20 आएगा। ठीक हाँ है, सर सर, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, ये रहने दो। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। जिस तरीके से बेटा आप लोग को इक्विवेलेंट वेट पढ़ाए हैं, उसी तरीके से एक और टर्म होता है जिसका नाम है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था बेटा? वेट बाय n फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला चीटिंग कर ले, क्या होगा? मोलर वॉल्यूम मॉलिक्यूलर बाय n फैक्टर। और मोलर वॉल्यूम का मतलब कितना होता है बेटा? 22.4 लीटर। 22.4। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब जैसे अगर यहां से आपसे कहा जाए इन सबका मोलर वॉल्यूम निकाल, छोड़ो रहने दो, ये मोलर वॉल्यूम का टॉपिक अभी आप लोग नहीं भी रहेगा तो चलेगा। मोटा मोटी यहां तक जा। अरे ये तो क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर दे तू रे।
क्वेश्चन ये है बेटा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट, ढूंढ। सर 5. सर कलर का हिसाब से देखने के लिए ऑप्शन सी, और अगर शेप का हिसाब से देखे तो ऑप्शन 5। सर सभी तो एक दूसरे से डिफरेंट है सर। यही तो बेटा इस क्वेश्चन का खूबसूरती है। देख चल एक एक करके बात करते बेटा, ध्यान से सुनना। क्या 5 नंबर ऑड है? हाँ सर ऑड है विद रिस्पेक्ट टू शेप, विद रिस्पेक्ट टू शेप। क्या 4 नंबर ऑड है? यस सर, हाँ ये सर। भी ऑड है विद रिस्पेक्ट टू साइज। क्या 3 नंबर ऑड है? हाँ ऑड है हाँ सर, कलर। रिस्पेक्ट टू कलर। Respect to color. क्या 2 नंबर ऑड है? हाँ सर, बॉर्डर वाइज। Respect. विद रिस्पेक्ट टू हाँ। बॉर्डर। तो 5 नंबर भी ऑड है बेटा, 4 नंबर भी ऑड है, 3 नंबर भी ऑड है, 2 नंबर भी ऑड है। तो बोल ऑड कौन हुआ? ओह अच्छा, 1 आउट हो गया। 1 ऑड हो अच्छा गया। सर। क्वेश्चन समझा कि नहीं? हाँ सर सर, मतलब वो ऑड नहीं होगा। हाँ, इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर क्या मालूम है? इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज ऑड विच इज नॉट ऑड। हाँ सर। हाँ सर। यही आंसर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ सर। सर। है ना? अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी सर। ये क्वेश्चन बेटा गूगल जब अपने एम्प्लॉय को लेता है, आपको शायद पता होना चाहिए, बड़े बड़े कंपनी में बेटा जॉब लेने से पहले उसका इंटरव्यू और एग्जाम देना पड़ता है। उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, गूगल का एग्जाम का क्वेश्चन। अच्छा लगा था तो आप लोग के लिए रखे हुए थे, शेयर कर। एनीवे, यहाँ तक का बात समझ में आया बेटा आप लोगों को? हाँ जी ठीक है? सर. जी सर। तो बेटा यहाँ पर आंसर 1, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो इन फैक्टर कंप्लीट करा दिए बेटा। इन फैक्टर का असाइनमेंट भी भेजा आप लोगों को, मिला है इन फैक्टर का असाइनमेंट? हाँ सर। हाँ सर। तब आपका काम है बेटा उस असाइनमेंट पे वर्कआउट कीजिए। पिछले क्लास में तो इन फैक्टर निकालना सिखाया था, आज उसका सारा वैरायटी और एप्लीकेशन दिखा दूं। ठीक है, अब आते बेटा डाउट सेशन पे। क्या आप लोगों का डाउट्स है? सर इस हफ्ते कोई एग्जाम है? हाँ अब एग्जाम पे आ कौन रहे सा टॉपिक है हैं। सर? आप सुनो, आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम तो जैसे जैसे टॉपिक हो रहा है, इस हफ्ते तो ऑनलाइन एग्जाम कुछ नहीं लिया ना? नहीं इसका होने का बात था बेटा। सर मॉड्यूल टेस्ट। नहीं मॉड्यूल एग्जाम के लिए तो मॉड्यूल 2 का एग्जाम आप लोग का होने वाला है, याद मालूम है ना? हाँ सर। तो मॉड्यूल 2 का एग्जाम लेकिन बेटा हम ऑनलाइन नहीं लेंगे, आपको यहाँ सेंटर में आना पड़ेगा। जो बच्चे हाँ, सर। बहुत दूर में है सिर्फ उनके लिए हम छूट दे देंगे कि वो घर से बैठ के एग्जाम देंगे, बाकी सबको सेंटर में आना पड़ेगा। तो आप लोग अपना कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड करो कि आप लोग कब आना पसंद करोगे। 26 तारीख के बाद। बोलो। सर 26 तारीख के बाद कोई भी दिन बोल दीजिए। ये तो तुम बोला, बाकी का भी मर्जी Sir, थी। next week, sir, next week. सर नेक्स्ट हाँ वीक सर, next week. सर सैटरडे संडे पर. सर इसी Next वीक week. में ही है ना? आज है बेटा 21 तारीख 21 है ना? हाँ और आप लोग का क्लासेस जो होता है वो ट्यूसडे होता है और थर्सडे होता है ना? हाँ तो अगर ऐसा करे बेटा अगले वीक को थर्सडे 30 तारीख को रखे, ताकि आप लोग ये नहीं बोल पाओ कि सर उस टाइम में मेरा दूसरा कोई क्लास है। आपको उसी टाइम पे आना जिस टाइम में मेरा क्लास है, थर्सडे को ठीक है सर. 1 बजे। हाँ, सर, थर्सडे हाँ, 1 बजे, 1 बजे। हाँ ठीक है? ठीक है। तो थर्सडे 1 बजे बेटा हाँ सर. थर्सडे 1 बजे आप लोग का मॉड्यूल 2 का ऑफलाइन एग्जाम होगा। क्लियर है? ओके सर। ठीक है। और सर। सुनो, फिर से बोल रहे बेटा, सुनो सुनो सुनो, एक बात फिर से बोल रहे, ध्यान से सुनना बेटा। हम कई सारे जगह पे पढ़ाते हैं, कई इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, और हर जगह पे हम एक प्रॉब्लम देखते हैं बच्चे लोगों का। वो ये होता है कि वहां पे जो भी मॉड्यूल बनता है, बच्चों का मॉड्यूल का अच्छे से तैयारी नहीं होता, लेकिन बच्चों को एग्जाम देना पड़ता है। आपके पास पूरा मौका है अपने आप को इम्प्रूव करने का। हम कोई बेटा आपको डेट फोर्स नहीं करे, आप कन्वीनियंस के हिसाब से आप जो बोलेगा हाँ सर वी आर रेडी टू गिव एग्जाम, तब आओ एग्जाम, लेकिन रेडी होकर के आओ। वो अधूरा वाला एग्जाम दे करके बेटा, क्योंकि एग्जाम देने का मतलब है यू हैव टू चेक योर प्रिपरेशन, कि आप आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंचा, आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। बोल बेटा। सर मेरा अगले हफ्ते नहीं होने. क्यों बेटा? 30 तारीख को क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? सर मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, अभी याद आया. 30 तारीख को ही बेटा, जिस टाइम क्लास है उसी दिन। हाँ सर, सुबह को जाना पड़ेगा. तो ठीक है, फिर आप एब्सेंट करोगे।
उसके अगले हफ्ते नहीं हो सकता? फिर बेटा फिर बहुत आगे निकल जाएगा, ऑलरेडी ये हो रहा है, हम लोग ऑलरेडी कई सारा मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं, अब तो हम धीरे धीरे मॉड्यूल का स्पीड बढ़ाएंगे बेटा। आप लोगों को फ्रीडम दी, इसका ये मतलब नहीं कि आप इस फ्रीडम का ज्यादा इस्तेमाल करो। हाँ। अगर अभी हम फिक्स कर देंगे बेटा कि हम इसी इतना में खत्म में एग्जाम लेंगे, तो फिर आप तैयारी किए नहीं किए, हम तो अपना एग्जाम लेते हुए चले जाएंगे, आपको हम दिखा देंगे आई हैव डन माय ड्यूटी, लेकिन हम वो नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप लोग अच्छे से तरीके से एग्जाम देकर ही करें। जी सर। ठीक है, और एग्जाम का टाइमिंग कितने बजे? 1 बजे है, तो तुम क्या बेटा सारा दिन डॉक्टर के पास रहेगी? पता नहीं कब तक लगेगा। कितने बजे का अपॉइंटमेंट है? 10 का। और कहाँ पे बेटा लोकेशन? शियालदा।